नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप। बहुत समय से एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि हम टीचर्स भी और बच्चे भी एसएससी के एग्जाम प्रोसेस में सुधार चाहते हैं। पर अब एसएससी चेयरमैन ने जब ये साफ कह दिया है कि सीजल का एग्जाम ऑन टाइम होगा, हमने पूरी तैयारी कर ली है, 13 अगस्त से ही पेपर कराएंगे, तो भाई पढ़ाई के रास्ते में वापस आ जाओ, क्योंकि पढ़ाई से ही होगा मेरे भाई। लड़ाई तो हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी नौकरी लगने वाली है वो कहीं रुक ना जाए किसी गलत कारण की वजह से। लेकिन मुझे कतई रत्ती भर अभी भरोसा नहीं हो पा रहा है कि क्या हमारे एसएससी चेयरमैन और एडुकेटी कंपनी की इतनी हैसियत हो गई है कि इन 10 दिनों में 28 लाख बच्चों का जो सीजल का पेपर होने वाला है, क्या इसको सही से करवा पाएंगे। पर मेरे भाई, हमको पढ़ाई तो साथ साथ करनी भी है, और एक बात यह भी है कि जो एग्जाम क्वेश्चंस आपके पेपर में आने वाले हैं उसका एडिक्विटी से कोई लेना देना नहीं है। वो एक नई कंपनी बना रही है जिसमें एआई भी हेल्प कर रहा है क्वेश्चंस को अरेंज करने में, सेट करने में। तो मेरे भाई, आपके एसएससी सीजल के एग्जाम की तैयारी को बेहतर करने के लिए मैं अपने चैनल पर एक सीरीज शुरू कर रहा हूं। डेली शाम को 7 बजे एक एग्जाम पेपर हम सॉल्व करवाएंगे। 25 क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड, जिसमें जो चैप्टर्स अभी पूछे जा रहे हैं फ्रीक्वेंटली, जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, हालांकि ऑलरेडी सिलेबस में है, पर बच्चों को प्री में आने की इनकी उम्मीद ज्यादा होती नहीं है। पर इनके 3-4 सवाल जैसे आ रहे हैं वो उसी पैटर्न पर मैंने मॉक टेस्ट बनाए हैं। नए पैटर्न पर जबरदस्त क्वालिटी के मॉक टेस्ट मेरे भाई, बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चन आपको इसमें करने को मिलेंगे। और इन 10 दिनों में मैं जैसे 10 एग्जाम पेपर आपको करवाऊंगा, तो 25 क्वेश्चन होंगे, तो ये जो मैं आपको 250 क्वेश्चंस दूंगा ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे मेरे भाई, और ये आपकी तैयारी में एक नई वैल्यू ऐड करेंगे। बिल्कुल एआई की ऐसी तैसी कर देंगे, धज्जियां उड़ा देंगे। तो किसी भी एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे को ये 10 एग्जाम पेपर और उनके सॉल्यूशन मिस नहीं करने। रिकॉर्डेड क्लास होगी, डेली शाम को 7 बजे एग्जाम पेपर आ जाएंगे। मैंने अभी तो एसएससी का पेपर और रेल वाले बच्चों को बहुत एग्जाम पेपर करवाए थे, आरपीएफ के लिए, एनटीपीसी के लिए, और बहुत ज्यादा हेल्पफुल था। और यही मेरे दोस्तों हेल्प हम जो है एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चों की भी करना चाहते हैं। ये पर्सनली मैंने ही एग्जाम पेपर बनाया है, ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसी घर से बना के भेज दिया। तो बहुत मेहनत और बहुत रिसर्च के साथ ये बेस्ट क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ। और मेरे भाई, यहां केवल ऐसा नहीं कि मैं मॉक टेस्ट सॉल्व करके निकल गया, वो मैं खुद कर सकता हूं 15-20 मिनट में। यहां मैं आपको हर सवाल के पीछे के टेक्निक, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बताऊंगा। मुझे यहां पे सवाल से रिलेटेड सारी चीजें आपको बतानी है, तो ये मेरे भाई धीरे धीरे होगा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं उनका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा इन 250 सवालों में मेरे दोस्तों, और आप नए पैटर्न के हिसाब से अपडेटेड भी हो जाओगे। और मैं कोशिश करूंगा कि इन सभी एग्जाम पेपर की पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब बच्चे जाइए वहां पे, वहां हम आपको इसकी पीडीएफ भी डलवाते रहेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेके बैठो, हर एक एग्जाम पेपर आपको सॉल्व करना है, मन से शांति से आपको पेपर देना है। जो होगा, ठीक है जी, वो भगवान की मर्जी है। आप अपनी मेहनत में कसर मत छोड़िए बिल्कुल भी, ठीक है जी। मेहनत में आपकी कोई कसर होनी नहीं चाहिए, और जो कंटेंट की जो परेशानी है आपको, वो बिल्कुल हम होने नहीं देंगे। कोई भी हो जाए, चाहे एआई खुद आके पेपर बनाने लगे पूरा एक एक चीज, तो भी जो मैं करवा रहा हूं, जो मैं आपको बताऊंगा, उससे बाहर आने की कोई चांस है नहीं दोस्त। शुरू करते हैं, कॉपी पेन लेके बैठो। सवाल नंबर 1 से पहला सवाल, A triangle PQR is drawn to circumscribe a circle of radius 6 सेंटीमीटर। यानी कि एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करते हुए एक ट्राइंगल खींचा गया, यानी कि कैसा ट्राइंगल, ऐसे खींचा गया बच्चों। ये हो गया बच्चे ट्राइंगल। यस, ये ट्राइंगल हो गया बच्चों। ये ट्राइंगल है PQR। तो ये ट्राइंगल PQR एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, और इस सर्कल की जो ये सेंटर है, सर्कल की जो रेडियस है बच्चों, ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, सच दैट सेगमेंट QT एंड TR into which QR is divided by the point of contact T
आर ऑफ लेंथ 12 एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए लाइन क्यू आर को ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां ये टी है, ये दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। क्यू टी की लंबाई 12 है और ये टी आर की लंबाई 9 है। अच्छा, आगे है, अगर ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया 189 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पूछा है साइड पी क्यू की लंबाई क्या होगी। ये सवाल सीबीएसई बोर्ड में 5-6 बार आया है, जो मैंने आपको टेस्ट में दिया है। बताइए, बहुत बेहतरीन सवाल है। देखो सबको पता है सर्कल के बाहर से खींची गई टेंजेंट बराबर होती है सर्कल के बाहर से। मान लो देखो ये यहां पे टच कर रहा है, यहां पे टच कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। ये मैंने पॉइंट एस मान लिया, ये मैंने पॉइंट यू मान लिया। तो सर्कल के बाहर से टेंजेंट क्यू टी 12 है तो क्यू एस भी 12 होगा। सर्कल के बाहर से पॉइंट आर से टेंजेंट आर टी 9 है तो आर यू भी 9 होगा। हमें जो है पी क्यू की लंबाई निकालनी है। प्रॉब्लम ये है कि भाई ये अगर x है तो ये भी x होगा, पीएस और पीयू की लंबाई बराबर होगी। बताओ x की वैल्यू अगर पता चल गई तो क्वेश्चन सॉल्व। ट्राइंगल का एरिया दिया है आपको, कौन से पता है, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर इन सर्कल बनाया जाए, है ना, तो ये ट्राइंगल का एरिया डेल्टा बराबर आर इंटू एस। आर क्या है, ये इन सर्कल की रेडियस, एस सेमी पेरीमीटर। यहां ट्राइंगल का एरिया 189 है बच्चों। इस जो है सर्कल की रेडियस 6 तो यहां से सेमी पेरीमीटर आ जाएगा, 6 से काट लो भैया, 6 18, 31.5 आ गया। ये सेमी पेरीमीटर आ गया 31.5। सेमी पेरीमीटर यानी कि पेरीमीटर का आधा, तो पेरीमीटर का आधा करना है, यानी कि 12 2 बार है, 9 2 बार है, x 2 बार है, तो पेरीमीटर का आधा आएगा 12 प्लस 9 प्लस x। इसका दुगुना करूंगा पेरीमीटर आ जाएगा, तो भाई ये आ गया 31.5। तो 12 9 21, 21 ये उधर चला जाएगा, यानी कि x का मान 10.5 आ गया। मान लो अगर आपसे यही लेंथ पूछी होती तो 10.5 आ जाता, लेकिन सवाल में बच्चों आपसे पूछा है पी क्यू। तो पी क्यू की लंबाई क्या है भाई, ये 12 और ये x, यानी कि 12 प्लस x, यानी कि 12 प्लस 10.5, यानी कि 22.5 सेंटीमीटर पी क्यू की लंबाई है। बात खत्म। और बहुत जबरदस्त सवाल है ऑप्शन नंबर सी। बताओ करके मजा आया कि नहीं आया। ऐसे सवाल और ऐसी क्वालिटी और कहीं ना भैया। ठीक है जी, मुश्किल नहीं है लेकिन नया है, बच्चों को एक बार जरूर करके जाना चाहिए। सवाल नंबर 2, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। अगर इसे इस कीमत के 37.5% पर बेचा जाता है तो 44.44% का लॉस होता है। जब इसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचा जाता है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। देखो काफी टिपिकल सी परसेंटेज है, तो हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक वस्तु एक सर्टेन प्राइस पर बेची जाती है, नहीं पता आपको भाई ये सर्टेन प्राइस क्या है, लेकिन जब इस प्राइस के 37.5% पर 37.5% की फ्रैक्शन लो 3/8 में बेचा जाता है तो 44.44% लॉस होता है। 44.44% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/9। मान लो एक वस्तु जो है एक सर्टेन प्राइस पे बेची जाती है, वो सर्टेन प्राइस है एसपीएस, सेलिंग प्राइस मान लीजिए। अगर इस आर्टिकल को इस प्राइस के 3/8 पर बेचा जाए, सेलिंग प्राइस के 3/8 पर बेचा जाए तो 44.44% लॉस होता है। लॉस किस पे होता है, लागत मूल्य पे, क्रय मूल्य पे। अगर कॉस्ट प्राइस पे 4/9 का लॉस हुआ तो सामान बिका कितने पे, 1 में 4/9 का लॉस हुआ तो सामान कॉस्ट प्राइस के 5/9 में बिका कि नहीं, इक्वल होना चाहिए। भाई हमने सामान को इसके सेलिंग प्राइस के 3/8 पर बेचा, कॉस्ट प्राइस पे 4/9 का लॉस हुआ तो मैंने इक्वल कर दिया। तो यहां वस्तु के सेलिंग प्राइस, एक्चुअल सेलिंग प्राइस और वस्तु के कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा। कुछ कट नहीं रहा है, ऐसे 8 पंजे 40/27 आ गया, 40/27 ये आ गया भैया। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यस सर। बोला अगर इसे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 90% पर बेचा जाए, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 40, अगर 40 का 90% क्या होता है बच्चों, 36। अगर सामान को 36 में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा भाई, सामान का सीपी कितना है, 27। अगर 27 का सामान 36 में बिकेगा तो 9 का प्रॉफिट होगा 27 पर, यानी कि कितना, 1/3। तो आपका प्रॉफिट होगा 1/3, और 1/3 का मतलब बच्चों 33:1/3%। ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर आ गया। गजब सवाल। ठीक है जी, तो यहां पे बस हमने प्राइस को इक्वल कर दिया कि जिसमें वस्तु बेची जा रही है।
आगे चलते हैं। सवाल नंबर है 3 आपके सामने, है ना। यही सब तो नई चीजें हैं जिससे बच्चे घबरा, मैं सारी चीजें सिखा दूंगा, है ना। डेली कॉन्सेप्ट की वीडियो आएगी, जितनी भी बची कच्चा मटेरियल है सब मैं आपको बता दूंगा। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट आया है पेपर में सिलेक्शन पोस्ट के, मैं अपनी तरफ से नहीं करवा रहा। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 0.32, its standard deviation is 6.5 and mean is 29.6, find the mode of distribution। तो भैया मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं। कॉन्सेप्ट ये समझिए कि कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकालते कैसे हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता तो आप खुदा, यानी कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का या किसी भी सैंपल डाटा का अभी अगर आपको कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, क्या फॉर्मूला है? मीन माइनस मोड, मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन, याद कर लीजिए, ठीक है। तो मैं हर एक सवाल के पीछे का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाऊंगा, केवल सॉल्व नहीं कराऊंगा क्वेश्चन। अब यहां पे आपको सारी वैल्यू दी है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो यहां आपको वैल्यू रखनी है। तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट क्या दे रखा है आपको? 0.32 दिया हुआ है, ठीक है जी। अच्छा, यहां पे मीन माध्य आपको दिया हुआ है, मीन 29.6 आपको दिया हुआ है, 29.6। सवाल में क्या आपसे मोड पूछा है? मोड पूछा है, माइनस मोड बटे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे कितना है? 6.5, मानक विचलन 6.5 है। बस सवाल सॉल्व नहीं हो गया बच्चे। 6.5 की गुणा कर देंगे 0.32 में, तो 65 गुणा 30 1950 प्लस 130, तो आ जाएगा 2080। डेसिमल भी लगेगा, यानी कि 2.08 हो गया, बराबर 29.6 माइनस मोड। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मोड यानी कि बहुलक आपसे पूछा है, तो बहुलक आ जाएगा भाई 29.6 में से ये 2.08 घटा देंगे, तो ये आएगा 27.52 हो जाएगा, ये 27.52 सवाल का आंसर है। कोई दिख रहा है ऑप्शन? पहला ऑप्शन दिख रहा है बच्चे। आ जाएं अगला सवाल। सवाल नंबर है 4 आपके सामने। त्रिकोणमिति का जबरदस्त, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा 1.6 है, तो आपसे पूछा cosec माइनस साइन इंटू sec माइनस cos की वैल्यू क्या होगी। देखो सवाल में ना कोई टिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, सोचा करो कि कैसे आएगा। ये सब नए सवाल मैंने बनाए मेरे भाई, सब 4-5 घंटे लगा मॉक टेस्ट सेट करने में, रेलेवेंट और नए पैटर्न के हिसाब से। tan थीटा प्लस cot थीटा 1.6 से ये आपसे पूछा है मेरे दोस्त। तो यहां पे ना सॉल्व कर लेते, सिंप्लीफाई कर लेते। कॉसेक का मतलब 1/sin माइनस साइन थीटा इंटू सेक का मतलब 1/cos माइनस कॉस थीटा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। तो अगर आप एलसीएम लेंगे मेरे भाई, तो जैसे साइन थीटा एलसीएम आ जाएगा, इसकी अब मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। भाई साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर हो गया ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, यहां मैं एलसीएम लूंगा कॉस, तो ऐसे मल्टीप्लाई होगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। बहुत बढ़िया बच्चों, देखिए साइन से साइन कट गया, एक कॉस से कॉस कट गया, तो साइन इंटू कॉस आ गया, ये आ गया साइन इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, अब तो सवाल में कुछ है ही नहीं, क्योंकि मेरे भाई ये भी तो फॉर्मूला होता है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा फॉर्मूला होता है 1/sin इंटू कॉस। शॉर्ट में लिखा करो, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा फॉर्मूला है 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू है 1.6। कितना प्यारा सवाल बनाया है। अब इसका उल्टा, ठीक है जी, क्योंकि ये 1/sin इंटू कॉस 1.6 है, तो साइन इंटू कॉस क्या आएगा 1/1.6 है भाई। डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0, ये आ जाएगा 5/8, 2 से 5/8 इसका आंसर है। डेसिमल में है 0.625, 1/8 0.125, 5/8 0.625। ठीक है, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। सवाल नंबर 5, ये एसएससी जीडी के पेपर में आया था एज इट इज, शानदार सवाल है। बताओ बच्चों,
एक जिले की जनसंख्या 3,60,000 है, जिसमें से 2,25,000 पुरुष हैं, 35% पॉपुलेशन लिटरेट है, 17% मेल लिटरेट है। तो पूछा है फीमेल लिटरेट का परसेंटेज कितना है, पढ़ी लिखी महिलाओं का परसेंटेज कितना है। पढ़े लिखे आदमी, पढ़ी लिखी औरत, पढ़ी लिखी जनसंख्या। इस सवाल किसका है? एलिगेशन का है। लिटरेट पॉपुलेशन पे आपको एलिगेशन लगाना। ये रहा मेल फीमेल, कितने मेल, जो यहां पे सवाल बोला है 17% मेल पढ़े लिखे हैं, ये नहीं पता कितनी परसेंट महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, जबकि कुल जनसंख्या में मेल प्लस फीमेल 35% पढ़े लिखे। एलिगेशन लगाने से क्या आएगा? मेल फीमेल की संख्या का रेशियो। तो आप रेशियो लो भाई, टोटल कितने लोग हैं? 3,60,000, उसमें से मेल कितने हैं? 2,25,000। तो रेशियो लेंगे मेरे भाई, ये देखिए ये कट जाएगा, और किससे जाएगा? ये 45 से जाएगा 8 बार, और ये 45 से जाएगा 5 बार। यानी कि अगर 5 मेल हैं तो टोटल 8 है, टोटल 8 लोग हैं तो उसमें 5 मेल है तो बाकी की 3 फीमेल है। ये मेल फीमेल की संख्या का रेशियो आएगा, बस एलिगेशन लगाना है। 35 में से 17 घटाएंगे 18%, 3 की वैल्यू 18% है, 6 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 6 गुना आएगी भाई, 30% आएगी, 30%। अब आप खुद सोचो, ये मीन वैल्यू से छोटा है, 35 से छोटा है 17, तो मीन वैल्यू से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? 35 से 30 बड़ा होगा। 35 से 30 बड़ा यानी कि 65% आ गया, 65%, और ये आंसर आ गया। पढ़ी लिखी महिलाओं का प्रतिशत है 65। ठीक है भाई, आई बात समझ में? आगे चलेंगे। सवाल नंबर 6, ये देखिए, ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी सी डी पैरेलल है इस प्रकार की 2AB बराबर 3CD। 2AB बराबर 3CD यानी कि AB बड़ी साइड होगी ना, AB से CD का रेशियो आ गया 3/2। AB बड़ी भुजा है, CD छोटी है। ट्रेपेजियम के विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। त्रिभुज AOB का एरिया 252 है, तो त्रिभुज COD का एरिया ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम लोग यहां पे ट्रेपेजियम बना लेते हैं ऐसे। चलो मैंने ट्रेपेजियम बना लिया। अब इसके डायगोनल भी काट रहे हैं, तो ये डायगोनल है भाई, इसके डायगोनल भी एक दूसरे को काटते हैं पॉइंट O पर। ये तो नाम देते हैं यहां पर ट्रेपेजियम का, ये ABCD। कोई तकलीफ? आप बोलोगे नहीं सर कोई तकलीफ नहीं है, ये दोनों डायगोनल AC और BD O पर काट रहे हैं। यहां पे AB से CD का रेशियो 3:2 है, AB से CD का, यानी कि अगर AB की लंबाई 3 है तो CD की लंबाई 2 है। आपसे देखो ट्राइंगल AOB का एरिया दिया है, ट्राइंगल AOB यानी कि आपको इस ट्राइंगल का एरिया दिया है, इस वाले ट्राइंगल का, और आपसे COD इस वाले ट्राइंगल का एरिया आपसे पूछा है। बताइए बच्चे कैसे करेंगे? भाई ये दोनों ट्राइंगल अगर ट्रेपेजियम है तो सिमिलर होंगे। ये बहुत बेसिक सिमिलरिटी का सवाल है, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं भैया, AB और CD पैरेलल ही तो बोला है भाई। क्योंकि ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। ये अगर एंगल अल्फा है बच्चों तो ये एंगल भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, और ये दोनों बराबर होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल। यानी कि ये आमने सामने के दोनों ट्राइंगल जो पैरेलल साइड पे बनते हैं ट्रेपेजियम में सिमिलर होते हैं। यहां साइड का रेशियो कितना है? ABCD का 3:2, साइड का रेशियो 3:2 है। एरिया का रेशियो क्या आएगा? साइड के रेशियो का स्क्वायर, 3:2 का स्क्वायर, 9:4। तो यानी कि ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल COD के एरिया का रेशियो 9:4 आ गया। यहां से एग्जैक्ट वैल्यू पूछे, ट्राइंगल AOB का एरिया क्या दिया है? 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कितने गुना? 9 दूनी 18, 7 28 गुना हो गया भैया। तो ये ट्राइंगल COD का एरिया 4 की वैल्यू भी 28 गुना आएगी, 28 चौका 112, तो 112 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर है, पहला ऑप्शन। ठीक है, बढ़िया लगा? तो ऐसा नहीं कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स हम पूछ रहे हैं या पेपर कुछ ऐसा आ रहा है। ठीक है, आपको अच्छे लेवल की प्रैक्टिस करनी है बस। और 250 सवाल बहुत होते हैं मेरे भाई, अगर आप आखिर के 10 दिन में क्वालिटी वाले लगा लो, बहुत हेल्प होगी मेरे दोस्त। वो चीज गलत हो जाएगी कि आप 25 में से 14-15 सवाल ही पेपर में कर पाए। अभी भी पेपर इतना आ रहा है कि एवरेज बालक 20-21 सवाल कम से कम ठीक कर सकता है गणित के 25 में से, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। यदि n बराबर ये है तो n के कितने पॉजिटिव फैक्टर्स है? ओके, तो देखो ये सवाल मोल्ड किया था हमने, 13, 5 की पावर 13, 5 की पावर 12 प्लस 5 की पावर 11 प्लस 5 की पावर 10। यहां से 5 की पावर 10 कॉमन आ जाएगा।
ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये 5 की पावर 13 था, 5 की पावर 10 कॉमन आ गया तो ब्रैकेट बचा 5 का क्यूब 125 प्लस यहां बचेगा 5 की पावर 2 यानी कि 25, 5 की पावर 11 में से 5 की पावर 10 कॉमन चला गया, 5 की पावर 1 5 बचेगा, यहां से बचेगा 5 की पावर 10 कॉमन चला गया 1, तो बराबर 5 की पावर 10 गुणा ये कितना आ गया स्टूडेंट 125 प्लस 25 150, 150 प्लस 6 156। तो पहले आपको अगर इसके फैक्टर निकालने तो इस संख्या का n का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 156 दुनिया जानती है 12 गुणा 13, 12 गुणा 13 187, 11 गुणा 17 143, 11 गुणा 13 बड़े काम के नंबर है, 221 13 गुणा 17 156 है, 12 गुणा 13, 12 मतलब 4 तिया 12, 12 मतलब 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12 और गुणा 13, ये आ गया बच्चे। कोई तकलीफ इसमें, ये संख्या n का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। आपसे पूछे संख्या n के टोटल कितने फैक्टर हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछा है पॉजिटिव। आपको कंसेप्ट पता है, आगे नहीं ब्रेक कर सकते, पावर में एक एक जोड़ के गुणा करते जाओ, 10 में एक जोड़ो गुणा 11, 2 में एक जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई 3 मल्टीप्लाई, 1 में एक जोड़ेंगे 2 मल्टीप्लाई, 1 में एक जोड़ेंगे 2, तो 2 दूनी 4 तिया 12 गुणा 11 यानी कि 132 आ गया, 132 आंसर है पहला। इस संख्या के 132 गुणनखंड है, बात खत्म। आइए सवाल है बच्चों आपके सामने 8 और बिल्कुल ऊपर से ही पता लगा कि यह सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का है ना, काफी बड़का सवाल है बच्चे, सीबीएसई बोर्ड में आया था, मैं आपको दे रहा हूं और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हर बच्चा कर सकता है। 2 towers are standing along the opposite side of road and on the top of each tower monkeys were sitting। 2 टावर हैं एक सड़क के किनारे पर और हर टावर के टॉप पे बंदर बैठे हैं। ठीक है भाई साहब, सवाल समझ में आ रहा है कि ये मान लो सड़क है और यहां पर सड़क के किनारे 2 टावर हैं। अब टावर छोटे बड़े कैसे हैं पता नहीं, चलो बना लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है, बना लिया। अब हर टावर के टॉप पे यहां पे भी और यहां पर भी बच्चों बंदर बैठे हुए हैं। डिस्टेंस बिटवीन द टावर इज 700 मीटर, दोनों टावर के बीच की जो दूरी है स्टूडेंट वो 700 मीटर है। चलिए, देयर वॉज ए पीस ऑफ ब्रेड लाइंग ऑन द रोड इन बिटवीन टावर, यानी कि टावर के बीच में सड़क पर एक रोटी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो यहां पे एक रोटी का पीस पड़ा हुआ है बेचारा, है ना। अब बंदर को तो रोटी खा लेता है कि नहीं, बंदर तो केला ही खाता दिखे। द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द मंकीज आईज with respect to the bread were 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ओके, यानी कि बंदर की आंखों से इस रोटी के टुकड़े के डिप्रेशन एंगल 45 और 60 डिग्री है। जैसे 45 डिग्री इस बंदर से यहां देखो, इस रोटी के टुकड़े को देखो, ये डिप्रेशन एंगल ये वाला बनता है बच्चे, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा। आई बात समझ में। अब दूसरा वाला बंदर से मेरे भाई ये रोटी के टुकड़े को देखता है, ये रोटी के टुकड़े को, दूसरे वाले बंदर की आंख जब इस रोटी के टुकड़े को देखती है तो ये डिप्रेशन एंगल बनता है, ये डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री का, तो ये वाला डिप्रेशन एंगल भी 60 डिग्री का होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे यस सर समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यदि उस टावर की ऊंचाई जिस पर बंदर की आंख का डिप्रेशन 45 डिग्री बना रही थी 400 मीटर, यानी कि इस टावर की हाइट यहां पर 400 मीटर है, 400 मीटर। दूसरे टावर की हाइट क्या है? अरे यार बिल्कुल बेसिक सवाल, 45 डिग्री के सामने 400 मीटर, तो ये भी 400 मीटर आ जाएगा। ये तो राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, 90 45 45 आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। अब दोनों टावर के बीच की दूरी 700 मीटर है, तो कितना बचा? 300 मीटर बचा। ये 400 300 700। अब आप बताओ, ये 90 डिग्री है, 60 है, 30 डिग्री है। अगर 30 डिग्री के सामने 300 मीटर है तो 60 डिग्री के सामने क्या आएगा? √3 गुना, यानी कि 300 √3 मीटर आ गया। 300 √3 मीटर दूसरे टावर की हाइट होगी, सी ऑप्शन। बताओ क्या इस सवाल में कोई तकलीफ थी? नहीं। सवाल कितना लंबा था, पर यह मुझे लगता है सबसे आसान सवाल था हाइट एंड डिस्टेंस में। आगे करेंगे 9वां। 2 ships meet mid ocean and then one ship goes south and the other ship goes west, both traveling at constant speed।
अच्छा, दो जहाज समुद्र के बीच में मिलते हैं, एक जहाज दक्षिण में जाता है, एक जो है पश्चिम में जाता है। 2 घंटे बाद जहाज के बीच 60 किलोमीटर दूरी पर है। 2 घंटे के बाद अगर इफ द स्पीड ऑफ वन ऑफ द शिप इज 6 किलोमीटर पर आवर मोर देन 1, अगर एक जहाज की गति 1 से 6 किलोमीटर पर आवर अधिक है तो धीमे जहाज की गति कितनी है? ओके, जैसे मान लो मेरे भाई यहां दो जहाज मिले इस पॉइंट पर, मिलने के बाद एक जहाज तो ऐसे चला गया साउथ डायरेक्शन में और एक जहाज ऐसे चला जाएगा मेरे भाई वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसे दो जहाज चले गए। ठीक है भाई, यहां पे दोनों जहाज मिले थे, एक जहाज तो मेरे दोस्तों यहां पहुंच गया और एक जहाज यहां पहुंच गया। 2 घंटे बाद वो 60 किलोमीटर की दूरी पर है, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है? ये होगी 2 घंटे के बाद 60 किलोमीटर। अगर 2 घंटे के बाद 60 किलोमीटर है तो आपको तो स्पीड निकालने ना किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटे में अगर 60 किलोमीटर दूर हुए तो पर घंटे कितना ये 30 किलोमीटर हो जाएगा। 1 घंटे में 30 किलोमीटर हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, अब आपसे धीमे जहाज की गति पूछिए। मान लो जैसे धीमे जहाज की गति है x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में x किलोमीटर जाता है धीमा जहाज। मान लो जैसे धीमा जहाज है 1 घंटे में x किलोमीटर गया, बोला एक जहाज की गति दूसरे से 6 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अगर धीमे की x है तो ये फास्ट वाले की x+6 है। 1 घंटे में x किलोमीटर जाएगा ना, ये x+6 किलोमीटर जाएगा 1 घंटे में, क्योंकि इसकी 6 किलोमीटर पर आवर अधिक है स्पीड। 1 घंटे में दोनों के बीच की दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। केवल आपको यहां से सॉल्व करके x का मान निकालना है। 30 के हिसाब से कौन सा ट्रिपलेट बैठेगा? 6 भी दिख रहा है, 3 4 5 का ट्रिपलेट है मेरे भाई। बी ऑप्शन आंसर है इस सवाल का, ऑप्शन से ही हो जाएगा मेरे भाई। बहुत आसान डाटा है यहां पर। 3 4 5 6 का डिफरेंस है, x+6 से मैं पहचान गया 6 का डिफरेंस है। 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। धीमे जहाज की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 18 जाएगा, ये 24 जाएगा और इनके बीच की दूरी ये हो जाएगी 30 किलोमीटर 1 घंटे में, है ना। तो एक घंटे में धीमा जहाज 18 जाता है, इसकी स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर है स्लो जहाज की। ओके, कुछ नहीं था। बताइए सवाल नंबर 10, दो संख्याओं का एलसीएम 1575 है, उनका डिफरेंस 50 है, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग, ओके, संख्याओं का योग बताइए मेरे भाई क्या है, जल्दी से बताओ। आपको पता है दो संख्याओं, एचसीएफ जो होता है वो संख्याओं का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के एलसीएम का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के सम का भी फैक्टर होता है, संख्याओं के डिफरेंस का भी फैक्टर होता है। एचसीएफ सबका बच्चा होता है मेरे भाई। अगर दो संख्याओं का अलग अलग दो संख्या, उनका एलसीएम 1575 है, उनका डिफरेंस 50 है, तो संख्याओं का एचसीएफ ऐसी संख्या होगी बड़ी से बड़ी जो 50 को भी डिवाइड करे और 1575 को भी डिवाइड करे, बड़ी से बड़ी। और वो आपको पता लग जाएगी मेरे भाई देखते ही 25, क्योंकि ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, यानी कि संख्याओं का एचसीएफ 25 होगा भाई साहब। 25 संख्याओं का एचसीएफ 25 और संख्याएं होंगी 25x और 25y। ये संख्याएं होंगी जहां x और y जो हैं वो आपस में को प्राइम है, सह अभाज्य हैं। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर एकदम क्लियर है। और संख्याओं का एलसीएम आएगा 25xy। संख्याओं का एलसीएम कितना है मैं पूरा डिटेल में बता दे रहा हूं, 25xy। अच्छा, संख्याओं का योग पूछा, योग भी 25 का मल्टीपल आएगा, सारे ऑप्शन है। संख्याओं का एलसीएम है 25xy 1575, तो यहां पे x गुणा y कितना आ गया 25 चिक्का 150 और ये 25 75, x गुणा y 63 आ गया। पता चल गया, वैसे 9 और 7 होगा भाई यहां पर चीजें। संख्याओं का डिफरेंस दिया, अगर मैं यहां पे संख्याओं का डिफरेंस निकालूंगा तो आप ये बताओ 25x माइनस 25y, 25x माइनस 25y बराबर 50। तो ये बताइए कि भैया ये 25 दूनी 50, x माइनस वाई 2 आएगा। ऐसे दो को प्राइम नंबर जिनकी गुणा 63 घटा के 2 आए, सबको पता चल गया 9 और 7, 9 सत्ते 63, 9 माइनस 7 2, यानी कि x का मान 9 है, y का मान 7 है। तो संख्याएं, एक संख्या तो आपकी 25 गुणा 9 है और दूसरी संख्या भाई आप जो खोज रहे हैं वो 25 गुणा 7 है। हालांकि बिना एक्स वाई की सवाल हो जाएगा, संख्याओं का सम ये आएगा मेरे भाई 25 कॉमन, 9 + 7 16, 25 गुणा 16 400।
ठीक है, आसान सवाल है, सवाल में कुछ है नहीं, आ जाइए आगे। यदि द्विघात समीकरण के मूल क्रम से tan 21 और tan 24 डिग्री हैं तो 4 प्लस क्यू माइनस पी का मान ज्ञात कीजिए। यह सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ज्यादा है। देखो मेरे भाई, अगर ये यहां पे एक्स स्क्वायर में किससे गुणा है, 1 से गुणा है। किसी द्विघात समीकरण के दो रूट दिए हुए हैं, tan 21 डिग्री और tan 24 डिग्री, तो रूट का सम क्या आएगा, एल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस का बी बटा ए। tan 21 डिग्री प्लस tan 24 डिग्री क्या आएगा, माइनस का पी बटा एक, यानी कि माइनस का पी। रूट्स का प्रोडक्ट क्या आएगा मेरे भाई, एल्फा इंटू बीटा, यानी कि tan 21 डिग्री इंटू tan 24 डिग्री क्या आएगा मेरे भाई, सी बटा ए। सी बटा ए आएगा ना, क्यू बटा 1 यानी कि क्यू। अब ये सवाल यहां तक तो एलजेब्रा का था, अब ये त्रिकोणमिति का है। ये 21 डिग्री और 24 डिग्री का पहले आप चक्कर ढूंढो कि 21-24 डिग्री दिए क्यों हैं। क्या रिश्ता है, बड़ा प्यारा रिश्ता है भाई साहब। 21 डिग्री प्लस 24 डिग्री बराबर होता है 45 डिग्री के। 45, 21 प्लस 24 45। और सवाल में अगर tan की कहानी दी है तो आप दोनों तरफ से tan कर लीजिए, आप दोनों ही तरफ से tan ले लीजिए मेरे भाई। tan 45 डिग्री 1 होता है और ये फॉर्मूला लग जाएगा tan a प्लस बी का, tan 21 डिग्री प्लस 24 डिग्री का। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। तो ये आएगा tan 21 डिग्री प्लस tan 24 डिग्री माइनस का p बटे 1 माइनस tan a tan b। 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan 21 tan 24 डिग्री यानी कि ये q। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस q बराबर माइनस का p। तो ये उधर आएगा मेरे भाई, q माइनस पी 1 आ गया। तो सवाल में q माइनस पी 1 आ गया, पूछा 4 प्लस q माइनस पी। q माइनस पी आपका 1 आ गया है, 4 प्लस 1 यानी कि 5 इस सवाल का आंसर है दोस्त, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मजा आया। आइए सवाल नंबर 12, कितने समय में 12% ब्याज की दर से 62,500 रुपए 78,400 रुपए हो जाएंगे। देखो, अगर ब्याज की दर 12% प्रति वर्ष है, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/25। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप 25 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप 25 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो एक साल में 3 रुपए ब्याज मिलेगा, यानी कि एक साल में 28 हो जाएंगे 25 रुपए। ये एक साल का होगा कि एक साल में आपका पैसा 28/25 गुना हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक से बता देता हूं, पूछा है कितने समय में अगर आप 6,25,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 7,84,000 अमाउंट बन जाएंगे। एक साल में आपका पैसा 28/25 गुना हो रहा है। ठीक है, तो आप रेशियो ले लो मेरे भाई, बताओ कितने गुना हो रहा है। नीचे 25 का वर्ग, ऊपर 28 का वर्ग, तो 28/25 का होल स्क्वायर हो रहा है। ये बताओ कि हर एक साल में आपका पैसा 28/25 गुना हो रहा है। यहां क्या है, 28/25 की पावर 2 है, कंपाउंड इंटरेस्ट पावर में चलता है, यानी कि 28/25 की 2 बार गुणा है। तो कितने साल लगेंगे, 2 साल। अप्रोक्स भी कैलकुलेशन कर सकते थे, मैंने आपको बेसिक वाला मेथड बताया है। आगे चलेंगे मेरे भाई, सवाल नंबर 13। यह सवाल मेरा पर्सनल फेवरेट है, सिलेक्शन फेस जो है इससे पहले वाले पेपर का। करो, विक्टोरिया ने आइटम खरीदा जिसकी कंबाइंड फेस वैल्यू है $4 लाख। बड़ा महंगा है भाई। उसे ही वॉज ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द पार्ट ऑफ पेमेंट मेड इन कैश। जो पेमेंट कैश में किया गया है उस पर 10% डिस्काउंट दिया जाएगा भैया, वो कि वो ब्लैक मनी हो जाएगा। एंड ए सरचार्ज ऑफ 2% ऑन द पार्ट ऑफ पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड। जो पैसा क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया जाएगा उस पर डिस्काउंट तो छोड़ो, 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। सरचार्ज मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके देना, टैक्स है 2% सरचार्ज। अगर विक्टोरिया ने टोटल $3,78,000 पे किया है तो पूछा है उसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कितना पैसा पे किया इंक्लूडिंग सरचार्जेस। गजब का सवाल, $4 लाख के 2 टुकड़े कर दिए, एलिगेशन का सवाल है। $4 लाख में से यहां लिख लेते हैं मेरे भाई, कुछ पैसा तो है जो कैश के थ्रू दिया गया है और कुछ क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया गया है। कैश पर आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आपको 2% का एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ेगा। ओवरऑल
$4 लाख के लिए उसने कितना पेमेंट किया है? $3,78,000। तो ये कह सकते हैं कि $22,000 का उसको डिस्काउंट मिल गया भैया। यही हुआ ना, कितने पर? $4 लाख पर। और परसेंटेज में कितना डिस्काउंट मिला? ओवरऑल इंटू 100% आएगा। 2 जीरो काटो, ये 3 जीरो, 22/4। 22/4 कर लेते हैं, 5.5%। 5.5% का उसे ओवरऑल डिस्काउंट मिल गया। यहां तक कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी परेशानी नहीं है। तो ओवरऑल उसे 5.5% की छूट मिल गई कैश प्लस क्रेडिट कार्ड पे मिलाकर। कैश प्लस क्रेडिट कार्ड में एलिगेशन लगाओ। 2 में से माइनस का 5.5 घटाएंगे तो 7.5। अब माइनस 5.5 में से ये माइनस का 10 घटाएंगे तो आ जाएगा 4.5। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। और ये रेशियो किससे कट गया? 15 से। 15 पंजे 75, 15 तिया 45। यानी कि जो उसने पेमेंट किया है कैश और क्रेडिट कार्ड में, उसका रेशियो 5:3 है। तो टोटल पेमेंट किया 5 और 3 8। तो 8 की वैल्यू यहां पे $4 लाख है, यानी कि आधा। तो उसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कितना पेमेंट किया? 3। तो 3 की वैल्यू भी आधा होगी, $1.5 लाख। 3 की वैल्यू भी आधा होगी मेरे भाई, $1.5 लाख उसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट किया है। लेकिन ये आंसर नहीं है। पूछा है कि उसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू कितना पेमेंट किया इंक्लूडिंग सरचार्जेस। ये क्रेडिट कार्ड के थ्रू $1.5 लाख उसको देने हैं, लेकिन इस पे 2% वो सरचार्ज भी देगी। तो $1.5 लाख का 2% होता है प्यारे भाई 3,000। तो $3,000 का सरचार्ज और है। तो यानी कि पेमेंट कितना किया इंक्लूडिंग सरचार्ज? ये पहला ऑप्शन आएगा, $1,53,000। बताइए, मजा आए? ये प्रीवियस सर का सवाल है। सवाल नंबर 14 है। आपके सामने डाटा दिया गया है, इस डाटा से आप बताओ क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा। क्वार्टाइल डेविएशन बहुत सारे बच्चों को कंसेप्ट नहीं पता है। कल एक वीडियो आएगी जी, क्वार्टाइल के जितने भी कॉन्सेप्ट आए थे सब आपको समझा देंगे। क्वार्टाइल डेविएशन आपको निकालना है। पहले आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले यहां पर 5 है, फिर 8 है, फिर क्या है, 15 है, फिर 20 नहीं 18 है, 18, फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 40। ऐसे ही आप बोलोगे यस सर। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, 8 संख्या है, यानी कि टोटल 8 ऑब्जर्वेशन है। अगर आपको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है तो इसका कॉन्सेप्ट होता है Q3 माइनस Q1/2। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। पर ये Q1 क्या है? Q1 क्या है? ये फर्स्ट क्वार्टाइल है। फर्स्ट क्वार्टाइल का कंसेप्ट क्या है मेरे भाई? ये n+1/4 टर्म होता है। n+1/4 टर्म। अब जैसे यहां पे n का मान 8 है, तो 8 + 1 9/4। 9/4 आएगा, 2.25 टर्म आएगा। 2.25 टर्म। आप बोलोगे यस सर, बिल्कुल सही। अब 2.25 टर्म तो ऐसे निकाले नहीं, जैसे टर्म तो दूसरी तीसरी होती है। तो 2.25 आपको टर्म निकालने, तो इसका मतलब सेकंड टर्म आप लीजिए प्लस 0.25 से मल्टीप्लाई करना है आपको। सेकंड टर्म आपको लेनी है पूरी। सेकंड के आगे कितना होता है? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म आप घटा दो। थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म आप घटा दो। ये है मेरे भाई, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा। मैं अपनी मर्जी से नहीं करवा रहा। सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में 10 सवाल इस पर आए थे। सेकंड टर्म यहां पे 8 है, प्लस 0.25। थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। थर्ड माइनस सेकंड क्या आएगा? 8 - 5 3। तो आएगा मेरे भाई ये 8.75 आ गया। Q1 की वैल्यू 8.75। अब मुझे निकालना है मेरे भाई यहां पे Q3 थर्ड क्वार्टाइल, थर्ड या अपर क्वार्टाइल। Q1 का 3 गुना होता है मेरे भाई। जैसे 2.25 टर्म आ रहा है ना, इसका 3 गुना करो। 2.25 का 3 गुना, 2.25 का 3 गुना आएगा 6.75 टर्म। ये मुझे निकालना है। अब इसका मतलब क्या होगा? छठा टर्म तो मुझे पूरा लेना है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठा टर्म हो गया 25 प्लस 0.75। 0.75 में गुणा करना है किससे बेटा? सातवां माइनस छठा, यानी कि 30 - 25। ठीक है जी। तो 30 - 25 आपका 5 आ गया। 5 की 0.75 में गुणा करेंगे तो 3.75। 25 में यानी कि 28.75 आ गया।
ये आपका Q3 आ गया मेरे भाई, Q3। ये सब निकालना आपको सिखाएंगे। अब आपसे क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है तो Q3 माइनस Q1 बटे 2, यानी कि 28.75 माइनस 28.75 माइनस 8.75 बटे 2। तो इस सवाल का आंसर आ गया 10। कुछ गड़बड़ है क्या? 25 तो आएगा ही आएगा। 30 माने 25, 5 गुणा 0.75, 28.75 आ गया। थर्ड टर्म माइनस 15 माइनस 8, 7 आ गया भाई। ये यहां पे गड़बड़ कर दी ना, देखो हमने 15 माइनस 8, 7 आएगा, तभी क्या आंसर क्यों नहीं मैच हो रहा? 7। 25 सत्ते 175, ये 9.75 आएगा भैया, 9.75। ये फर्स्ट क्वार्टाइल, तो यहां पे 9.75 आएगा भाई। तो 28 में से 9.75 घटाएंगे तो आएगा मेरे भाई ये 19। 19 बटे 2 9.5। तो इस सवाल का आंसर 9.5 है। ठीक है, मैंने खुद ही सवाल जो है सेट किया है, डाटा भी पता है हमें। 9.5 यहां पे 15 माइनस 8 करना था आपको। ठीक है जी, ये सब चीजें सीखेंगे अभी धीरे धीरे करके। सवाल नंबर 15 बताओ, अगला सवाल। मीरा और अमल एक ही समय पर एक ही बिंदु से शुरू करते हुए एक सर्कुलर पथ पर चलते हैं। अगर वे एक ही दिशा में चलते हैं तो अमल 45 मिनट में मीरा से ठीक 3 चक्कर अधिक पूरे करता है। अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो ठीक 3 मिनट बाद पहली बार मिलते हैं। मीरा 1 घंटे में कितने चक्कर लगाती है? देखो भाई कैसे करेंगे, ये सवाल है भैया सर्कुलर ट्रैक का। सर्कुलर ट्रैक है, रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन है। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2। मैंने मान ली कि मीरा की जो स्पीड है, पूछा ना मीरा 1 घंटे में कितने चक्कर लगाते हैं, मीरा की स्पीड मान ली जैसे सपोज m राउंड पर आवर, m राउंड पर आवर। मैंने मान लिया कि अमल की जो स्पीड है वो a राउंड पर आवर है। अमल 1 घंटे में a राउंड मारता है। सवाल में पहले लाइन में बोला है कि जब वो सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो अमल 45 मिनट में मीरा से ठीक 3 चक्कर अधिक पूरे करता है, यानी कि अमल की स्पीड मीरा से ज्यादा है। तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? ये रिलेटिव स्पीड। एक बार बताओ, 45 मिनट में 3 चक्कर ज्यादा लगाएं, यानी कि 15 मिनट में, हर 15 मिनट में 1 चक्कर ज्यादा लगाता है अमल मीरा से। तो 60 मिनट में कितने चक्कर ज्यादा लगाएगा मेरे भाई अमल मीरा से? 4 चक्कर ज्यादा लगाएगा, 4। अगर अमल 45 मिनट में मीरा से ठीक 3 चक्कर ज्यादा लगाता है, यानी कि 60 मिनट में 4 चक्कर ज्यादा लगा देगा, तो अमल माइनस मीरा की जो स्पीड आ गई वो 4 राउंड पर आ गई, पर आवर आ गई मेरे भाई, रिलेटिव स्पीड। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या आएगी? S1 प्लस S2। वो ठीक 3 मिनट बाद मिलते हैं। अगर वो मेरे भाई अपोजिट डायरेक्शन में चलते तो ठीक 3 मिनट बाद पहली बार मिलते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे, 3 मिनट बाद पहली बार मिले, फिर दोबारा 3 मिनट बाद मिलेंगे, हर 3 मिनट के बाद वो मिलते रहेंगे। तो मुझे बताओ 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? 60 मिनट में कितनी बार मिलेंगे? 20 बार। यानी कि उनकी अपोजिट डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 20 राउंड पर आवर। पूरा लिख के बता रहा हूं मेरे भाई। तो मीरा की स्पीड क्या है मेरे भाई, है ना? दो संख्याओं का सम दिया, डिफरेंस दिया, छोटी संख्या है ना, घटा के आधा कर दो। 20 माइनस 4, 16 का आधा 8, 8 राउंड पर आवर। मीरा 1 घंटे में 8 राउंड लगाती है। अमल की आ जाएगी भाई 12 राउंड पर आवर। बेहतरीन सवाल और बेहतरीन तरीका भी मैंने आपको सिखाया है। आगे चलेगा दोस्त, सवाल नंबर आपके सामने 16। एक बाह्य बिंदु P से सेंटर O और रेडियस 8 और 5 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रित वृत्तों पर PA और PB स्पर्श रेखा खींची गई। बड़े सर्कल पर स्पर्श रेखा की लंबाई 15, छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यह सवाल CBSE बोर्ड के पेपर का पूछा हुआ बहुत पुराना क्वेश्चन। ऐसे ही सवाल SSC में आते हैं। ठीक है, एग्जामिनर अपनी तरफ से नहीं बनाता मेरे दोस्त। 2 सर्कल है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल समझते हैं जिनका सेंटर एक ही जगह होता है, इनका केंद्र O है। अब सर्कल के बाहर कोई पॉइंट P है। अब जब सवाल यह कह रहा है कि सर्कल के बाहर पॉइंट P से P और PB खींचेंगे बड़े सर्कल की स्पर्श रेखा, यानी कि PA बड़े सर्कल की स्पर्श रेखा है, छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा PB है। ऐसे सवाल है बच्चे।
बड़े सर्कल की टेंजेंट पी ए है, छोटे सर्कल की टेंजेंट पी बी है। दोनों सर्कल की रेडियस 8 और 5 दी है, दोनों सर्कल की रेडियस। तो सेंटर से मैंने पॉइंट पी को मिला दिया। बड़े सर्कल की रेडियस ये 8 है, छोटे सर्कल की रेडियस ये 5 है। अब आप एक बात ध्यान सुनेगा, 90 डिग्री है। ये बड़े सर्कल की रेडियस 8, छोटे सर्कल की रेडियस 5। बड़े सर्कल पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 15 है, तो पी से ए तक की लंबाई 15 है। अब आप खुद बताओ, ये 90 डिग्री 8 है, 15 तो 17 आ जाएगा। ये ओ से पी तक की लंबाई 17 आ जाएगी। अब आप नीचे वाले राइट एंगल को देखो, कुछ है ही नहीं। अब ये भी तो 90 डिग्री का एंगल है। टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री कौन बनता है? 90 डिग्री के सामने 17 है, इसकी रेडियस 5 है, तो ये जो टेंजेंट पीबी है इसकी लंबाई क्या आएगी? √17 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है भाई, यानी कि 289 माइनस 25, यानी कि √264 आ गया। बात खत्म। टेंजेंट पीबी की लंबाई तो कुछ नहीं है, टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। 264 का अंडर रूट। आंसर अप्रॉक्स में है मेरे भाई। देखो 16 से बड़ा आएगा, 17 से कम आएगा। ये 17 के काफी नजदीक है। 16 का वर्ग 256 होता है ना, 256 से हल्का सा बड़ा नंबर है, तो 16 से हल्का सा बड़ा आएगा ए ऑप्शन, अप्रॉक्स ए। 256 का अंडर रूट 16, तो 264 का अंडर रूट 16 से हल्का सा बड़ा आएगा। सवाल नंबर 17 देखिए, करो बच्चों। किसी रोम्बस का एक डायगोनल 42 है, परिमाप उसका 140 है। रोम्बस के अंदर इनस्क्राइब्ड सर्कल की रेडियस क्या है? गजब मेरे दोस्त। देखो भाई, ऐसे सवाल आपको करने पड़ेंगे जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी हैं, लेकिन जिनमें लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। अब मान लीजिए जैसे रोम्बस है, रोम्बस एक पैरेललोग्रामी होता है बच्चों, जिसकी चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। ये रोम्बस है, इसकी चारों साइड बराबर है। अब यहां पर इसके डायगोनल, ये इसका मान लो एक डायगोनल है और ये इसका डायगोनल है। ये दोनों डायगोनल यहां पे काट रहे हैं पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ पर काट रहे हैं। ये 90 डिग्री का कोण है बच्चों। दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते, परिमाप 140 है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। जब इसकी चारों साइड ही बराबर है, परिमाप 140 है, तो हर साइड की लंबाई क्या होगी? 140/4, 35 आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसका एक डायगोनल 42 है, तो ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। 42 है तो आधा आधा हो जाएगा, 21 तो आप खुद बताओ, 90 डिग्री के सामने 35 है, 21 है, तो ये कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। ये 3 4 5 का ट्रिपलेट है, 3 4 5 का 7 गुना, 7 पंजे 35, 7 21, तो 7 चौक 28। हमें जो निकालना है, इस सर्कल की रेडियस निकालनी है। जहां दोनों डायगोनल काट रहे हैं यही पॉइंट हो, यही सर्कल का सेंटर भी बनेगा मेरे भाई। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं। R बराबर डेल्टा बटे एस से भी कर सकते हैं, या ये जैसे आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, तो ये जैसे यहां आप इसको मिलाएंगे तो टेंजेंट रेडियस के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। आप एक राइट एंगल ट्राइंगल को पकड़ लीजिए। जैसे आपको ये राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पर ये लंब डाला गया है, और यहां पे रेडियस निकालनी है। यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल के हाइपोटीनस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटीनस निकालना है। इसकी हाइट क्या आएगी मेरे भाई? 21 गुणा 28/35, ये हो जाएगा। कोई परेशानी इसमें नहीं। तो 7 चौक 28, 7 पंजे 35 आएगा, 84/5, यानी कि 84/5, 16.8 सेंटीमीटर आ गया। ये एक तरीका है करने का, और बढ़िया तरीका है। तो कभी भी जिंदगी में आए रोम्बस के अंदर इन सर्कल की रेडियस निकालने के लिए कॉन्सेप्ट लगाइएगा। सवाल नंबर 18 त्रिकोणमिति का बेहतरीन क्वेश्चन। यदि 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा एक्स है, cos माइनस 3 साइन थीटा वाई है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? देखो, अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो सवाल में कहीं भी थीटा आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है? नहीं आ रहा। तो ऐसे सवालों को देखते ही आप यहां पे अपनी मर्जी से थीटा का मान कुछ भी रख सकते हैं जो आपको पसंद आए। अब मुझे यहां पे पसंद है थीटा की वैल्यू को 0 डिग्री रखना। इस साइन कॉस में 0 पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप थीटा को 0 रखेंगे, साइन 0 0, कॉस 0 1, एक्स का मान 2 हो जाएगा, है ना। थीटा को 0 रखेंगे, साइन 0 0, कॉस 0 1, वाई का मान 1 हो जाएगा। तो एक्स का मान 2 आ गया, वाई का मान 1 आ गया। यहां रख देते हैं। एक्स का मान 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, प्लस वाई का मान 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, माइनस एक्स का मान 2 आ गया, वाई का मान 1, 2 दूनी 4, 8 1 9 माइनस 4 यानी कि 5।
इस सवाल का आंसर सी ऑप्शन आ गया बच्चे, 5। वैल्यू पुटिंग से जल्दी हो गया। सवाल नंबर 19 करेंगे। एक राइट प्रिज्म है, समकोण प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है। देखो एक प्रिज्म है, प्रिज्म ऊपर से नीचे तक एक जैसा होता है, उसका बेस एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल की साइड 8, 15, 17 है। इसका लिटल सरफेस एरिया 480 है। प्रिज्म का आयतन बताओ। प्रिज्म का आयतन क्या होता है मेरे भाई? किसी भी प्रिज्म का आयतन होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। इस सवाल की परेशानी यह है कि राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है एक प्रिज्म का बेस, लेकिन प्रिज्म की हाइट नहीं पता, तो हाइट निकालनी पड़ेगी। और उसके लिए आपको दिया है प्रिज्म का LSA, लिटरल सरफेस एरिया। प्रिज्म का लिटरल सरफेस एरिया 480 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लिटरल सरफेस एरिया होता है किसी प्रिज्म का, पिरामिड का नहीं, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। तो पेरीमीटर का आएगा 8, 15, 23 प्लस 17, 40। तो पेरीमीटर 40 इंटू हाइट h। तो यहां पे पिरामिड की हाइट आ जाएगी 480/40, 12 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आपसे प्रिज्म का वॉल्यूम पूछा है, तो प्रिज्म का वॉल्यूम एरिया ऑफ बेस। अब राइट एंगल ट्राइंगल 8, 15, 17, 8, 15, 90 डिग्री बनाने वाली साइड है। एरिया क्या होता है? 1/2 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, ये राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है। प्रिज्म की हाइट हमने निकाली, सॉल्व करेंगे, गुणा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा भैया। 2 से जो है 12, 6 बार, तो 15 छिक्का 90, 8 720 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, वॉल्यूम आ जाएगा प्रिज्म का। तो आपको चित्र वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है प्रिज्म के सवालों में, ऐसे ही हो जाते हैं। सवाल नंबर 20 करिए। एक दूध वाला लागत मूल्य पर दूध बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर, लेकिन वह इस दूध में पानी मिलाता है और इस प्रकार 12.5% का लाभ कमाता है। 450 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए एक दूध वाला कहता, भाई साहब मैं गांव से जिस भाव में दूध खरीद के ला रहा हूं ना, डेयरी से, उसी भाव में बेच रहा हूं, लेकिन फिर भी दूध वाला 12.5% प्रॉफिट कमा रहा है। 12.5% प्रॉफिट का मतलब 1/8। ये प्रॉफिट कहां से हुआ भाई? दूध में जो पानी मिलाया, फ्री का पानी मिलाया, दूध के भाव में बेच दिया, तो जो पानी मिला है वही उसका प्रॉफिट हो रहा है। अगर उसको 12.5% प्रॉफिट हो रहा है 1/8, तो उसने इतना ही पानी मिलाया, यानी कि 8 यूनिट मिल्क में उसने 1 यूनिट पानी मिलाया है। तो मिक्सचर कितना बन जाएगा? 8 + 1 9, मिक्सचर बन जाएगा 9। 9 की वैल्यू 450 लीटर है, 50 गुना, तो वाटर कितना? 1 यूनिट, 1 की वैल्यू 50 लीटर आ जाएगा। 9 की वैल्यू 450 लीटर, वाटर है 1 यूनिट, 1 की वैल्यू 50 लीटर, आंसर आ गया। सवाल नंबर 21 करिए बच्चे। एक समकोण त्रिभुज का अधिकतम संभव क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसका कर्ण 10 सेंटीमीटर है। देखो भाई एक समकोण त्रिभुज है, इसका मैक्सिमम एरिया बताना है अगर इसका हाइपोटेन्यूस 10 सेंटीमीटर है। इसका मैक्सिमम एरिया आपको बताना है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मेरे दोस्तों मैक्सिमम कब होगा? एरिया होता है 1/2 परपेंडिकुलर गुणा बेस, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, यानी कि ये मैक्सिमम होना चाहिए, इन दोनों साइड की गुणा मैक्सिमम होना चाहिए। अभी दो साइड की गुणा मैक्सिमम कब होगी? जब ये दोनों इक्वल होंगी, यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के केस में। तो मेरे भाई अगर किसी ट्राइंगल का आपको हाइपोटेन्यूस दिया हुआ तो उसका एरिया मैक्सिमम तब होगा जब उसकी दोनों अदर साइड बराबर हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। और मेरे भाई एरिया क्या होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का? h²/4, 10 का स्क्वायर 100/4, 100/4 यानी कि 25 वर्ग सेंटीमीटर। ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। सवाल नंबर है आपके सामने 22, करके बताओ। फाइंड द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट आपको दिए मेरे भाई, इन 3 पॉइंटों से जो वृत्त होकर गुजरता है उसका केंद्र क्या होगा? अब ऐसे सवाल को करने के 3 तरीके हैं। एक तो आप बिल्कुल बेसिक से करें कि भाई जैसे सर्कल है, इस सर्कल पर 3 पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट दिए, सेंटर के कोऑर्डिनेट आपसे पूछे, तो भैया क्या कॉन्सेप्ट होगा कि जैसे सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो सेंटर से इन तीनों पॉइंट की डिस्टेंस बराबर होगी रेडियस के बराबर। डिस्टेंस को बराबर करो, सॉल्व करो, जो बहुत लेंदी तरीका है जो बोर्ड के पेपर में करते थे। दूसरा तरीका हो जाएगा मेरे प्यारे भाई कि आप ग्राफ बना लो, ग्राफ बना के अंदाजा लगा लो कि कौन सा पॉइंट सर्कल के अंदर आ रहा है। तीसरा मेरे भाई कि आप सीधा ऑप्शन से चेक कर लो, सीधा ऑप्शन से चेक कर लो कि भाई सेंटर की, ये सर्कल है, सर्कल की सरकमफ्रेंस पर
तीन पॉइंट है ना, सर्कल इन तीनों बिंदु से होकर गुजर रहा है, तो सेंटर की इन तीनों बिंदु से दूरी बराबर होगी। तो डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते ही हैं। तो एक एक ऑप्शन चेक करो कि जैसे पॉइंट 3,-2, इसकी 6,-6 से डिस्टेंस क्या आएगी, √(x2 - x1)² प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 6 - 3, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 5। अभी इसकी ये क्या आएगी मेरे भाई, 3 से 3 आपका 0 हो जाएगा, -2 में से -7 घटाएंगे तो 5, ये 5 का स्क्वायर 25 का √5 आ जाएगा। इस पॉइंट की 3,3 से डिस्टेंस क्या आएगी, मेरे हिसाब से ये आंसर आ गया, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है भाई। ये 3 - 3 0 का स्क्वायर, -2 में से 3 घटाएंगे 5 का स्क्वायर, यानी कि भी 5 आ गया। तो इस पॉइंट की तीनों बिंदुओं से डिस्टेंस 5 है, तो ये जो है सर्कल का सेंटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ऑप्शन से हम चेक कर लेंगे, बेस्ट तरीका है। सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 23, करो। एक रेस्टोरेंट में मालिक 4 मशीनों के साथ 8 दिन में काम करने का एक प्लान बनाता है, लेकिन 2 दिन के बाद उसे पता चला कि दिन में 6 घंटे चलने वाली मशीन से केवल 40% काम ही हुआ। अगर मशीनों से नियोजित समय में काम पूरा करना है तो मशीनों को पर डे कितने घंटे काम करना होगा। देख रहे हैं, अलग अलग लैंग्वेज के सवाल है, इस तरीके से बड़ी बड़ी लैंग्वेज के सवाल आ रहे हैं, लेकिन इनमें दम कोई बहुत ज्यादा नहीं है। देखो, रेस्टोरेंट का मालिक ना 4 मशीनों के साथ काम करता है और उसने प्लान किया कि भैया मैं 8 दिन में काम कर लूंगा। 8 दिन में वो 2 दिन तक जो है काम करता है, हर मशीन 6 घंटे काम करते, 40% काम हुआ, यानी कि 2 मशीनों ने 2 दिनों तक काम किया मेरे भाई। मशीनें तो 4 ही है, तो मशीनों को छोड़ो, हमने 2 दिनों तक काम किया और जो है हर मशीन पर डे 6 घंटे काम करते, तो काम हुआ कितना, 12 घंटे। और 12 घंटे में काम हुआ कितना है मेरे भाई, 40% काम हुआ। 40% आप बोलोगे यस सर, तो 60% काम अभी बाकी है। तो 60% काम अगर कर रहा है तो कितने घंटे में होगा भाई, मशीन हर दिन 6 घंटे चलते, 2 दिन में काम हुआ, तो 12 घंटे काम हुआ 4 मशीनों का, 40%, तो 60% काम कितने घंटों में होगा, 18 घंटे में। 40% के लिए 12 घंटे, 60% के लिए 18 घंटे, यानी कि हमें जो है 18 घंटे काम करना है। 8 दिन में पूरा काम करना था, 8 दिन में से 2 दिन बीत गए, तो बचे कितने, 6 दिन। तो हमें बचे 6 दिन में 18 घंटे काम करना है, तो पर डे कितने घंटे काम करना है, डिवाइड कर दो 3 घंटे, खेल खत्म। के सवाल में कोई है परेशानी? और ऐसे ही बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपको हमारी टेस्टिंग एप्लीकेशन पर करने को मिलेंगे। देखो, यहां पे प्रीवियस के मॉक टेस्ट तो फ्री हैं ही। पिछले 5 साल के जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप सीजल की तैयारी कर रहे हो, सीजल का आपको पेपर देना है मेरे भाई, ये देखिए सेक्शनल टेस्ट भी और फुल लेंथ टेस्ट भी 2019 से लेकर 24 तक फ्री है। और हमारी एक टेस्ट सीरीज है, मैंने सारी टेस्ट सीरीज देखी हुई हैं, लेकिन उनका लेवल उतना नहीं है, उसमें उनमें वो क्वालिटी नहीं है जो हमारी टेस्ट सीरीज में है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल डलवाए हैं, मैथ्स के मैंने खुद सवाल प्रिपेयर करके डाले हैं, और बाकी भी सब्जेक्ट के ऑलरेडी टॉपर्स ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस का कंपाइलेशन डाला है। तो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। 30 टेस्ट हैं इसमें, डेली 2 टेस्ट आप लगाइए मेरे भाई। सीजल और सिटसल दोनों के लिए हेल्पफुल है ये टेस्ट सीरीज, टेस्टिंग एप्लीकेशन पे। ऐसी लेवल के उसमें सवाल है रेलेवेंट और नए। 24वां सवाल, एबीसी शीर्षों वाले त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या होगा? बिल्कुल बेसिक है भाई, अगर किसी ट्राइंगल के तीनों पॉइंट के निर्देशांक दें, तीनों बिंदुओं के, तो उस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? बहुत सारे तरीके, फॉर्मूला भी है, पर बिना फॉर्मूले के मैं आपको करना सिखाऊंगा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। आप क्या करो कि जैसे तीनों बिंदुओं के निर्देशांक दिए ना एबीसी, किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप 0 0 बना लो। जैसे 2 7 है, 0 0 बनाना है तो इसमें से -2 -7 घटाना पड़ेगा, तो हर पॉइंट में से -2 -7 कर लीजिए। हर बिंदु में से 2 और 7 आप घटा दीजिए, तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 0,0 हो जाएंगे। पॉइंट बी के क्या हो जाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे 1, -1 -7, ये -8 हो जाएगा। पॉइंट सी के क्या हो जाएंगे, -5 और -2, -7 हो जाएगा। 6 में से -7 घटाएंगे, -1 आ जाएगा। तो हमने तीनों बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लिए। अब बताओ, इन तीनों बिंदु से ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 0 बना ले, जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा वही इन तीनों बिंदुओं से बने ट्रायंगल का भी एरिया होगा। अब बहुत आसान है, बाहर बाहर की गुणा करो -1, अंदर अंदर की गुणा करो -8 की -7 में 56,
ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ सर, इनका आपको करना है डिफरेंस, और डिफरेंस करके आपको करना है आधा। एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आ जाएगा 57/2। 57/2 यानी कि 28.5 स्क्वायर यूनिट, 28.5 स्क्वायर यूनिट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। ठीक है जी। इस मॉक टेस्ट का आखिरी सवाल मेरे भाई, सवाल नंबर 25 प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का, और ये मैं नया सवाल नहीं डाल रहा हूं, ये ऑलरेडी रेलवे में पिछले इसी साल आया है। ठीक है भाई, 2024 में आया था। करो। द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट पासिंग ए मैथमेटिक्स टेस्ट इज 3/4। मैथ में पास होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है। प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस बोथ मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स टेस्ट इज 13/36। द प्रोबेबिलिटी दैट ही पासिस एटलीस्ट वन टेस्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट में, या तो मैथ में या फिजिक्स में या दोनों में पास होने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है। तो आपसे पूछा इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फिजिक्स टेस्ट में पास होता है। भाई इससे आसान सवाल तो है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला। दो सब्जेक्ट है, मैथ्स और फिजिक्स, आइदर मैथ और फिजिक्स या दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाली प्रोबेबिलिटी क्या आएगी मेरे भाई, फॉर्मूला। मैथ्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी प्लस फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी माइनस इंटरसेक्शन दोनों सब्जेक्ट में पास होने की प्रोबेबिलिटी। ये फॉर्मूला है, केवल आपको वैल्यू रखनी है। कम से कम एक सब्जेक्ट में पास होने की प्रायिकता 5/6 है, मैथ्स में पास होने की प्रायिकता 3/4 है। ठीक है जी। फिजिक्स में पास होने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है दोनों सब्जेक्ट में मेरे दोस्तों, गणित और भौतिकी दोनों की परीक्षा प्राप्त करने की, जो पास करने की प्रोबेबिलिटी 13/36 है। तो इधर आएगा मेरे भाई, देखिए 36 तो आपका एलसीएम ही आ जाएगा, 6 36 6 पंजे 30, 4 नाम 36, 3 नाम 27, अच्छा माइनस हो जाएगा ना, जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 30 - 27 आ गया जी, 3 + 13 16/36। और एक किससे कट गया स्टूडेंट, 4 से कट भी गया, मैंने डायरेक्ट कर लिया एक स्टेप, 4/9 आ गया। तो 4/9 भौतिकी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता आ गई। ऑप्शन नंबर यहां से बी करेक्ट है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये वेन डायग्राम में भी होता है, प्रोबेबिलिटी में भी होता है। और इसी के साथ आज का ये पहला एग्जाम पेपर सीजल का मुझे लगता है पूरे यूट्यूब का नए पैटर्न पर सबसे बढ़िया मॉक टेस्ट होगा जो मैंने आपको दिया है। आपने खुद से इसमें कितने सवाल कर लिए मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो मेरे भाई। आप अपना स्कोर बताओ, कौन सा सवाल आपको सबसे अच्छा लगा वो भी कमेंट्स में बताना। ऐसे ही 10 मॉक टेस्ट मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन आप मेरा भी मोटिवेशन बनाए रखने के लिए शेयर करिएगा और कमेंट्स जरूर करिएगा कि आपको कौन कौन सा सवाल अच्छा लगा, किसका सॉल्यूशन बेटर लगा। क्योंकि आपने तो बस ये 1 घंटे की वीडियो देख ली होगी 2x की स्पीड में लगा के, लेकिन मेरी बहुत मेहनत लगती है सवालों को अरेंज करने में, टेस्ट बनाने में, फिर टाइप करवाने में, फिर रिकॉर्ड करने में, तब आपके पास वीडियो आते। तो इसको अप्रिशिएट करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मिलेंगे दोबारा सेम इसी टाइम इसी लेवल का एक और क्वालिटी मॉक टेस्ट के साथ। धन्यवाद, बाय।